नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत में आरक्षण सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं है, ये राजनीति भी है, सामाजिक न्याय भी है और करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा सबसे संवेदनशील मुद्दा भी। लेकिन अब एक बार फिर आरक्षण देश की सबसे बड़ी बहस बनने जा रहा है। वजह सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी और पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर हुआ बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि अगर माता पिता बड़े अफसर हैं, आईएएस हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हैं, तो उनके बच्चों को बार बार आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। उधर बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17% से घटा करके 7% कर दिया गया, लेकिन समुदायों की ओबीसी सूची भी बदली है और आरोप लग रहे हैं कि पहले धर्म के आधार पर आरक्षण बांटा गया और अब सवाल उठ रहा है कि क्या देश में आरक्षण व्यवस्था बदलने वाली है। क्या क्रीमी लेयर का दायरा और बढ़ेगा? क्या SC/ST आरक्षण पर भी असर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में आरक्षण की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर रही है? आज इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, राजनीति से लेकर संविधान तक पूरी गहराई से समझेंगे आरक्षण आखिरकार शुरू क्यों हुआ। सबसे पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि आरक्षण कोई गरीबी हटाओ योजना नहीं था। आरक्षण की शुरुआत हुई थी सदियों के सामाजिक भेदभाव को ठीक करने के लिए। भारत में हजारों साल तक जातीय व्यवस्था की वजह से कुछ समुदायों को शिक्षा, नौकरी, मंदिर, जमीन और सम्मान तक से दूर कर दिया गया था, सम्मान से दूर कर दिया गया था। जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने माना कि सिर्फ बराबरी लिख देने से बराबरी नहीं आएगी, इसीलिए संविधान में विशेष प्रावधान बनाए गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जिस समाज को सदियों तक पीछे रखा गया, उसे आगे लाने के लिए विशेष अवसर जरूरी हैं। इसी सोच से आरक्षण आया। संविधान के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में सरकार को अधिकार दिया गया कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधा दे सके। और इसी के साथ भारत में कौन कौन सा आरक्षण है, अब ये भी आप समझ लीजिए। आज भारत में मुख्य रूप से 4 तरह के आरक्षण हैं। SC रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन यानी कि दलित समुदाय के लिए, ST रिजर्वेशन, शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि आदिवासी समुदाय के लिए, OBC रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए, EWS रिजर्वेशन यानी कि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लिए ये रिजर्वेशन था। केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों में सामान्य तौर पर SC 15, ST 7.5, OBC 27%, EWS 10% आरक्षण लागू है, लेकिन राज्य अपने हिसाब से अलग व्यवस्था भी बना सकते हैं। OBC क्या है और क्रीमी लेयर क्या होता है, यहीं से सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन OBC के अंदर भी 2 तरह के लोग हैं, बहुत गरीब और पिछड़े लोग, और वो लोग जो अब आर्थिक और सामाजिक तौर पर मजबूत हो चुके हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत बनाया। 1992 में मशहूर इंदिरा साहनी केस यानी कि मंडल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, OBC में जो आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल चुके लोग हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यानी आरक्षण उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में इसकी जरूरत है, और इसे ही क्रीमी लेयर कहा गया। और क्रीमी लेयर कहने के बाद इसी पर बहस शुरू हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अब आते हैं सबसे ताजा विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया सुनवाई में पूछा कि अगर किसी बच्चे के माता पिता दोनों IAS अधिकारी हैं, उच्च पदों पर है, सामाजिक रूप से स्थापित है, तो उनके बच्चे को OBC आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। यानी कोर्ट ये समझाना चाहता है और समझना भी चाहता है कि क्या आरक्षण का फायदा बार बार उन्हीं परिवारों को मिल रहा है जो पहले ही ऊपर उठ चुके हैं। कोर्ट का संकेत साफ है, आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक न्याय है, ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी लाभ दे देना। अब यही बयान पूरे देश में नई बहस छेड़ चुका है। क्रीमी लेयर पर विवाद बढ़ रहा है। क्यों? मान लीजिए एक गांव का गरीब OBC परिवार है जिसके पास शिक्षा नहीं है, संसाधन नहीं है और पहचान भी नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ा अफसर परिवार है जिसके माता पिता IAS हैं, IPS हैं और बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, विदेश तक पढ़ने जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या दोनों को एक जैसी आरक्षण व्यवस्था मिलनी चाहिए। इसी मुद्दे पर समाज बटा हुआ है। एक पक्ष कहता है जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण जरूरी है। दूसरा पक्ष कहता है जो लोग आगे बढ़ चुके हैं उन्हें हटाकर सबसे कमजोर लोगों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सवाल इसी दिशा में देखे जा रहे हैं।
बंगाल में ओबीसी आरक्षण का मामला क्या है वो भी अब समझ लीजिए। अब बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं। यहीं से विवाद और बड़ा हो गया। कोलकाता हाई कोर्ट ने 2024 में पश्चिम बंगाल की ओर से 2010 के बाद जारी कई ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कई समुदायों को सही प्रक्रिया के बिना ओबीसी सूची में शामिल कर लिया गया है और सबसे बड़ा आरोप यह था कि बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदायों को ओबीसी सूची में जोड़ा गया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 77 समुदायों में ज्यादातर मुस्लिम समूह शामिल थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ धर्म के आधार पर आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता है और यह न्यायिक नहीं है। फिर बंगाल ने ऐसा क्यों किया? नई सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में ओबीसी व्यवस्था तब्दील हुई। 17% ओबीसी आरक्षण को घटाकर 7% किया गया। पुरानी ओबीसी सूची खत्म की गई और नई सूची बनाई गई। 66 समुदायों को नए ढांचे में शामिल किया गया। सरकार का कहना है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन कर रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सामाजिक न्याय पर हमला है, यानी कि दोनों के अपने अपने तर्क हैं। अब बंगाल में राजनीति क्यों गर्मा गई है? क्योंकि बंगाल में ओबीसी सिर्फ सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि बड़ा राजनीतिक समीकरण भी इनसे सेट होता है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीबन 27% है और लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि ओबीसी सूची का इस्तेमाल वोट बैंक राजनीति के लिए किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया। सरकार का जवाब है कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर हमने समुदायों को शामिल किया, यानी कानून, संविधान और राजनीति तीनों आपस में भिड़े हुए हैं और उलझे हुए से नजर आते हैं। क्या धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? सीधा जवाब है नहीं। भारत का संविधान सीधे धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम या ईसाई समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा साबित होता है तो उसे ओबीसी में शामिल किया जा सकता है। यानी आरक्षण धर्म पर नहीं, पिछड़ेपन पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर नहीं होगा। क्या आरक्षण हमेशा के लिए है? ये भी एक बड़ा सवाल है। संविधान में आरक्षण को स्थायी समाधान कभी नहीं माना गया, लेकिन सामाजिक असमानता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए व्यवस्था अभी भी जारी है। अब कुछ लोग कहते हैं 75 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं कि जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। यानी देश इस पूरे मुद्दे पर दो धड़ों में बटा हुआ है। क्या सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को खत्म कर देना चाहता है या खत्म कर सकता है? तो जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी सीमा, प्रक्रिया और नियम जरूर तय कर सकता है। जैसे क्रीमी लेयर लागू करना, 50% सीमा तय कर देना, गलत तरीके से दी गई सूची को रद्द करना, डेटा मांगना, ये सब कोर्ट कर सकता है। अब 50% सीमा क्या है? 1992 में इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में कई राज्यों ने इसे पार किया। तमिलनाडु में 69% आरक्षण आया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर भी विवाद हुआ। यानी आरक्षण सिर्फ सामाजिक नहीं, कानूनी और राजनीतिक लड़ाई भी बन चुका है और इससे इनकार किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। क्या SC/ST पर भी क्रीमी लेयर लागू हो सकता है? ये सबसे विस्फोटक सवालों में से एक है। अभी क्रीमी लेयर मुख्य रूप से ओबीसी पर लागू है, लेकिन हाल के वर्षों में SC/ST के अंदर भी क्रीमी लेयर पर बहस बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं SC/ST में भी जो परिवार बहुत आगे निकल चुके हैं उन्हें बार बार फायदा क्यों मिलना चाहिए। दूसरा पक्ष कहता है दलित और आदिवासी समुदायों के साथ सामाजिक भेदभाव आज भी होता है, इसलिए तुलना गलत है। अगर भविष्य में इस दिशा में बड़ा फैसला आता है तो देश भर में नई राजनीतिक हलचल पैदा हो सकती है। अभी ये सख्ती में है। युवाओं में नाराजगी क्यों बढ़ रही है? एक बड़ा वर्ग मानता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ आरक्षण समर्थक कहते हैं कि बिना आरक्षण के बराबरी संभव है ही नहीं। यानी एक तरफ मेरिट की बहस है, दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की। और भारत में सबसे बड़ा टकराव यही बन चुका है। क्या जाति आज भी मायने रखती है? शहरी लोग अक्सर कहते हैं अब जाति खत्म हो चुकी है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है। आज भी गांवों में जाति आधारित भेदभाव होता है। शादी ब्याह जाति में होते हैं। कई समुदाय शिक्षा में पीछे हैं। सामाजिक अवसर बराबर नहीं है। यानी आरक्षण की बहस सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये बहस समाज की भी है। ये बहस हमारी आपकी सोसाइटी की भी है। राजनीतिक दल क्या चाहते हैं? लगभग हर पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और वजह है क्योंकि भारत में बड़ी आबादी आरक्षित वर्गों से आती है।
लेकिन अंतर इस बात पर है कि कौन कितना आरक्षण चाहता है, किसे शामिल करना चाहता है और किसे बाहर करना चाहता है। बंगाल का विवाद भी इसी राजनीति का एक हिस्सा मात्र है। अब सवाल ये कि आगे इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आगे होगा क्या? संभावनाओं पर बात करते हैं। क्रीमी लेयर के नियम सख्त हो सकते हैं, यानी बड़े अफसरों और संपन्न परिवारों के बच्चों को बाहर किया जा सकता है। राज्यों की ओबीसी सूची की ज्यादा जांच होगी। सरकारों को ठोस डेटा देना पड़ सकता है। धर्म आधारित राजनीति पर बहस बढ़ेगी, खासतौर पर बंगाल और दक्षिण भारत में। आरक्षण बनाम मेरिट की बहस तेज हो सकती है। सोशल मीडिया से संसद तक सुप्रीम कोर्ट बड़े निर्देश दे सकता है, जिसका असर पूरा देश पर पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल समाधान क्या है? यही सबसे कठिन हिस्सा है, क्योंकि भारत में दो सच्चाइयां साथ मौजूद हैं। पहली सच्चाई, सामाजिक भेदभाव आज भी मौजूद है। दूसरी सच्चाई, कुछ परिवार आरक्षण का लाभ पीढ़ियों से ले रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? कई विशेषज्ञ कहते हैं कि सबसे कमजोर लोगों तक लाभ पहुंचे और नियमित समीक्षा भी होनी चाहिए। डेटा आधारित फैसला होना चाहिए, शिक्षा और रोजगार बढ़ाया जाना चाहिए और राजनीति से ऊपर उठ करके बहस होनी चाहिए। भारत में आरक्षण असल में सिर्फ नीति नहीं है, देश की सामाजिक संरचना का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल बदल रहे हैं। पहले सवाल था आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अब सवाल है आरक्षण किसे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हालिया सवाल और बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद इसी नए दौर की शुरुआत माने जा रहे हैं। आने वाले समय में क्रीमी लेयर, ओबीसी सूची, धार्मिक आधार और सामाजिक न्याय, इन सब पर बड़ी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है, क्योंकि भारत में आरक्षण सिर्फ नौकरी नहीं तय करता, बल्कि राजनीति, समाज और सत्ता का भविष्य भी तय करता है। और यहीं से बहस की शुरुआत भी है, शायद बहस का अंत भी है। इस टॉपिक पर आज के लिए मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।